हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमिताभ झा और स्वागत करता हूं आप सबका यूट्यूब चैनल दी एक्सप्रेशन में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th हिंदी 100 मार्क्स के चैप्टर नंबर 12 तिरछ के सारांश को और उसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को भी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है तिरछ और इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। लेखक उदय प्रकाश द्वारा लिखित कहानी तिरछ एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। तिरछ के प्रति एक मनोवैज्ञानिक भय और पिता की सलामती का प्रश्न लेखक को एक स्वप्न कथा की ओर ले जाता है। देखिए, ये जो कहानी है ये उत्तर आधुनिक त्रासदी है, यानी कि आधुनिक समय का जो शहर का जो डर होता है, भय होता है, वह जो है उसके बारे में ही इस कहानी में बताया गया है कि ग्रामीण लोगों में कैसे शहर के प्रति एक भय होता है। वही यहाँ पर बताया गया है कि तिरछ के प्रति एक मनोवैज्ञानिक भय और पिता की सलामती का प्रश्न लेखक को एक स्वप्न कथा की ओर ले जाता है, यानी कि लेखक के स्वप्न में ही एक कहानी चलती रहती है। उस कहानी में तिरछ, जो कि एक विशाखा पर कहलाता है, एक जहरीला जंतु कहलाता है, उसके प्रति उसके मन में डर है। साथ ही साथ पिता की सलामती का भी मन में उसके एक डर है, जिसके प्रति उसके मन में, उसके स्वप्न में कथा बनती रहती है। वह यथार्थ और स्वप्न के बीच कहीं अटका सा अपने भय से बचने और समय को काटने की कोशिश कर रहा है। यानी कि वह क्या कर रहा है कि यथार्थ यानी सच्चाई और सपने के बीच में अटका हुआ है, और कहीं ना वह प्रयास करता रहता है कि अपने भय से वह बच सके। उसे यह जो भय है सताता रहता है और वह हमेशा इससे बचने की कोशिश करता रहता है। इसे जादुई यथार्थवाद कहा जाता है। ये जो स्वप्न और यथार्थ है ना, इसके बीच का जो समय है जिसको वो काटने की कोशिश करता रहता है, कि जो उसके जीवन में चल रहा है, यथार्थ में चल रहा है, और कहीं ना कहीं अपने सपनों में भी वो उसको बुन रहा है। तो यही जो है ना, ये जादुई यथार्थवाद है। दुनिया भर में जहाँ पूंजीवादी विकास तेजी से हुआ, वहीं यथार्थ और समय के बीच एक गहरी खाई पैदा हुई। जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास हुआ तो यथार्थ यानी समय, सच्चाई, सत्य और समय के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई। यानी कि सच्चाई जो है वो समय के साथ साथ बदलती चली गई। समाज कहीं से कहीं पहुंच गया। कुछ लोग, जो ग्रामीण लोग हैं, वो आज भी वहीं रह गए, जबकि शहरी क्षेत्र के लोग जो है वो आगे बढ़ गए, उनकी सोच आगे बढ़ गई। ऐसे में गांव का आदमी जो है वो शहर से कट सा गया है, अलग सा हो गया है। गांव और शहर के रूप में मानो दो अलग अलग नई दुनिया ही बस गई है ना। जैसे गांव अलग दुनिया हो, शहर अलग दुनिया हो। गांव के लोग शहर की दुनिया से कतराते हैं, शहर जाने से डरते हैं, और शहर के लोग जो है वो ग्रामीण लोगों को देख करके सोचते हैं कि ये कोई दूसरी दुनिया के आदमी यहाँ आ गया है। उनके साथ उनका व्यवहार वैसा नहीं होता जैसा कि एक सामाजिक प्राणी को दूसरे सामाजिक प्राणी के साथ करना चाहिए। एक तरफ संघर्षरत, अंधविश्वासग्रस्त, परंतु अपनी ही जानी पहचानी दुनिया में आश्वस्त और मस्त गांव था। यानी एक तरफ तो ये जो उत्तर आधुनिक समय आया ना, इसमें क्या हुआ कि गांव और शहर बट गए। एक तरफ तो गांव में रहने वाले संघर्षरत लोग जो संघर्ष करके अपना जीवन जीते हैं। हाँ, बेशक उनमें अंधविश्वास जरूर है, लेकिन फिर भी वो अपनी ही जानी पहचानी दुनिया में बिल्कुल मस्त होकर के रहते थे। और दूसरी ओर तथाकथित उत्तर आधुनिक एवं अविश्वास, संदेह युक्त, स्वार्थी और आत्ममुग्ध शहर था। एक तरफ तो अंधविश्वास से भरा लेकिन अपनी ही दुनिया में मस्त गांव, और दूसरी ओर अविश्वास से भरा हुआ, संदेह से भरा हुआ, स्वार्थी और आत्ममुग्ध शहर, यानी अपने ही आत्मा में खोया हुआ, अपने ही मन में खोया हुआ, और हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखता। ऐसा शहर, ऐसे लोग जो इस शहर में रहते हैं, जो स्वार्थी हैं, ऐसा शहर बसा हुआ था। शहरी वर्गीय चरित्र इसी अविश्वास, संदेह, स्वार्थपरता के प्रतीक बन गए हैं। यानी जो शहर के लोग हैं ना,
वो इसी अविश्वास, इस संदेह और इस स्वार्थी व्यवहार के प्रतीक बन जाते हैं इस अध्याय में। कहानी में आए शहर के बैंक मैनेजर, दारोगा, कैशियर, चौकीदार, मोची सब अलग अलग वर्गीय हैं, लेकिन सभी उत्तर आधुनिकता की अपसंस्कृति के ग्रस्त हैं, अपसंस्कृति से ग्रस्त है। यानी कि चाहे वो दरोगा हो, चौकीदार हो, यहाँ तक कि मोची ही क्यों ना हो, सभी लोग अलग अलग वर्ग से तो आते हैं, लेकिन आधुनिकता की जो अपसंस्कृति है, जो आप समझिए कि गलत व्यवहार से भरे हुए हैं, ये सब लोग उस गलत व्यवहार से ग्रस्त हैं। सभी के सभी जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी पर विश्वास नहीं करते, हर किसी पर संदेह करते हैं और इनका अपना चरित्र स्वार्थी है। अतः लेखक के पिताजी जो किसी अंधविश्वास यानी तिरिच के काटने या धतूरे के पीने से नहीं मरते, बल्कि इसी शहरी अविश्वास के चलते मर जाते हैं। तो इसमें ऐसा होता है इस कहानी में कि लेखक के पिता शहर जाने से बचने की कोशिश करते हैं और उनको गांव में तिरिच भी काट लेता है, जो कि लेकिन इन चीज़ों से वो नहीं मरते, बल्कि जो शहरी अविश्वास है, शहर में वो पहुंच जाते हैं, शहर के लोग उनको संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उनकी खूब पिटाई होती है, जिस पिटाई के कारण अत्यंत रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। विडंबना यह है कि शहरी सभ्यता का प्रभाव इतना अधिक है कि उसके अधर्मों का अभिशाप भी अंधविश्वास की पुष्टि करता है। यानी कि सभ्यता, ये जो शहरी सभ्यता है ना, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये अपने अधर्म को भी ऐसे छुपा लेता है जैसे कि वो अधर्म नहीं कर रहा, बल्कि वो धर्म कर रहा है। और जो कुछ भी हो रहा है ना गलत अधर्म के कारण, वो अधर्म के कारण नहीं, उनके कृत्यों के कारण नहीं, बल्कि अब अंधविश्वास के कारण हो रहा है। ऐसा इतना ज़्यादा शहरी सभ्यता का प्रभाव है। ऐसा लगता है कि नहीं, शहरी है तो अच्छा है, ये इनके अंधविश्वास ने ही इनको नुकसान पहुंचाया है। और ऐसा ही इस अध्याय में भी होता है। यह कहानी स्वप्न कथा और यथार्थ के जटिल संश्लेष में बुनी हुई है। यानी कि एक तरफ स्वप्न कथा चलती रहती है, लेखक के नींद में जो सपनाओं से सताता है वो कहानी चलती रहती है, और एक तरफ यथार्थ भी चलता रहता है, यानी जो समाज की सच्चाई है वो भी देखने को मिलती है। जो डर लेखक को स्वप्न में सताता है, वही डर सच्चाई में शहरी समाज से भी उसको लगता है। कहानी अपनी रचना और कथ्य दोनों के माध्यम से समय और यथार्थ के द्वंद्व को प्रकट करती है। यानी कहानी की रचना ऐसी हुई है ना, जिसमें समय और सच्चाई दोनों एक दूसरे से द्वंद्व करते रहते हैं। समय आगे बढ़ गया है, सच्चाई वो सच्चाई नहीं है जो होनी चाहिए, सत्य कुछ और हो गया, सत्य के मायने बदल गए, यथार्थ के मायने बदल गए, और इनके बीच पूरी कहानी में द्वंद्व चलता रहता है। तो यही है इस चैप्टर का सारांश। अब बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, तिरिच क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? या फिर प्रश्न पूछा जाता है कि तिरिच किसका प्रतीक है? तो उत्तर है, तिरिच एक प्रकार का भयानक और विषैला जंतु है, यानी कि विष भरा हुआ। इसे विशाखा पर भी कहा जाता है। कहानी में यह उत्तर आधुनिक दौर के समाज में बदलते यथार्थ के भयावह रूप का प्रतीक है। यानी कि इस कहानी में ना, जो आधुनिक दौर है, जो उत्तर आधुनिक दौर है, यानी कि आधुनिक दौर शुरू होने के बाद का समय ना, उसमें जो यथार्थ के मायने बदल रहे हैं, जो सच्चाई के मायने बदल रहे हैं समाज में, उसी का भयावह रूप जो है इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। और ये जो तिरिच है इसी भयावह रूप का प्रतीक है। दरअसल ये कहानी शहर और गांव के बीच अलहंगे खाई को एक दुःस्वप्न की शैली में प्रकट करता है। यानी कि ये जो कहानी है, ये शहर और गांव के बीच जो अलहंगे खाई है, ऐसी खाई जिसको लांघा नहीं जा सकता, यानी कि दोनों के बीच बहुत ज़्यादा असमानता है, दूरी है, और इस दूरी को जो है वो पाटा नहीं जा सकता। और यह प्रस्तुत कैसे किया गया है? यह दुःस्वप्न यानी बुरे स्वप्न की शैली में प्रकट किया गया है। लेखक का यह दुःस्वप्न बन जाता है, उसको बुरा स्वप्न सताता है और उस बुरे स्वप्न में यही चीज़ें सताती हैं। गांव की जनता के भय का कारण यही तिरिच रूपी आधुनिक समय है,
जो शहर में गए पिता की मौत की कथा में प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत होता है। तो यह है पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। अब प्रश्न है कि यह भय क्यों है। आधुनिक समय में तीव्र भौतिकवादी विकास ने शहर और गांव के बीच एक अंतराल पैदा कर दिया है। तो जैसे जैसे भौतिकवादिता का विकास हुआ वैसे वैसे गांव और शहर के बीच जो है एक अंतराल पैदा होने लगा, एक दूरी पैदा होने लगी। ग्रामीण जीवन शैली और संवेदनाओं का व्यक्ति अजनबियत का शिकार हो जाता है। जो ग्रामीण जीवन शैली का व्यक्ति है, जो ग्रामीण संवेदनाओं का व्यक्ति है, वो अजनबियत का शिकार हो जाता है। उसको लगता है कि शहर जो है ना वो मेरे लिए बहुत अजनबी है। शहर की चीज़ें उसको समझ में नहीं आती, शहर के सड़क, शहर की गलियां उसको समझ में नहीं आती, शहर के लोग उसे समझ में नहीं आते। उसे यह भय हो गया है कि वह समय से कट गया है। शहर जब पहुंचता है ना ग्रामीण आदमी, तो उसको लगता है कि अरे यार ये शहर तो मतलब लगता है जैसे हम लोग किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए, समय बहुत आगे बढ़ गया और हम बहुत पीछे रह गए। तो उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि हम समय से बहुत पीछे रह गए, हम भय लगता है कि हम समय से कट गए हैं, अर्थात विकसित शहर की मानसिकता से हम पीछे रह गए हैं। यह भय लेखक के पिताजी में शहर जाने से बचने की मनोवृत्ति के रूप में प्रकट हुआ है। और यही भय जो है ना वो लेखक के पिताजी के मन में भी है। वो भी शहर जाने से हमेशा कतराते रहते हैं। लेखक में यह भय तिरिछ द्वारा स्वप्न में उसकी हत्या कर देने के भय के रूप में आया है। और लेखक में यह जो भय दिखता है वो उसके दुःस्वप्न के रूप में दिखता है कि उसको बुरा सपना आता है, भयानक सपना आता है कि तिरिछ उसको काटना चाहता है, उसकी हत्या करना चाहता है। पिता की शहर में मौत और लेखक के सपनों में तिरिछ का आतंक, दोनों घटनाएं शहर के प्रति एक मानसिक भय का निर्माण कर देती है। अगला प्रश्न। जैसे जब मेरी फीस की बात आई थी उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। इसका सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये जो पंक्तियां हैं ये अध्याय से लेके गई हैं और कहा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग इसी प्रकार से हम लोग हर सप्रसंग व्याख्या का जो क्वेश्चन होता है उसका प्रसंग इसी प्रकार से शुरू करते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ गद्य भाग के अध्याय तिरिछ से ली गई हैं। इसके लेखक उदय प्रकाश हैं। इस अध्याय में लेखक ने उत्तर आधुनिक त्रासदी का वर्णन किया है। ग्रामीण लोगों में जो शहर के प्रति भय होता है उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। अब व्याख्या करते हैं, यानी कि इस पंक्ति में लेखक क्या कह रहे हैं। लेखक परिवार की आर्थिक तंगी का जिक्र करता है। वह सांकेतिक रूप में बताता है कि विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घर की सामग्रियों को बेचा जाना ही एक रास्ता बचा था। यानी कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत बिगड़ी हुई थी, बहुत दयनीय थी और घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घर के सामान जो है वो धीरे धीरे बेचा जा रहा था। लेखक के फीस देने की स्थिति में सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली सामग्री जैसे गिलास भी नहीं था। यानी कि अब फीस देने का जब समय आया तो घर की वस्तुएं पहले ही बिकना शुरू हो गई थी और बेचने के लिए एक गिलास तक नहीं था। यहाँ तक कि सभी लोग लोटे में पानी पीते थे। तात्पर्य यह है कि परिवार की ज़रूरतों के अनुकूल उनकी आर्थिक स्थिति नहीं थी। पहला प्रश्न है, उदय प्रकाश रचित कहानी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तिरिछ। उदय प्रकाश जी की कहानी जो है वह तिरिछ है। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। तो उदय प्रकाश ने सागर विश्वविद्यालय से एमए किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था। तो उदय प्रकाश ने दिनमान पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था। तो उदय प्रकाश जी ने जिस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था वह था एमिनेंस। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। किस पत्रिका के सहायक संपादक थे।
यदि सहायक संपादक पूछेगा तो संडे मेल, और किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था ऐसा पूछेगा तो दिनमान, और किस अंग्रेजी पत्रिका का तो है एमिनेंस। ठीक। अगला प्रश्न है, लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 9 गुना ज़्यादा जहर होता है। 900, माफ़ कीजिएगा, काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। ये किसने बताया था लेखक को? तो लेखक के दोस्त थानू ने उसको बताया था। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को ज़रूर देखना चाहिए? तो इस चैप्टर में बताया गया है कि दशहरे के दिन नीलकंठ को अवश्य देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक को किसने 100 के 3 नोट दिए थे? तो लेखक को डॉक्टर पंत ने 100 के 3 नोट दिए थे। अगला प्रश्न है, लेखक के दुःस्वप्न का सबसे खतरनाक पात्र कौन था या कौन थे? ठीक है, तो हाथी और तिरिच जो है ना, वो लेखक को स्वप्न में बहुत सताते थे। कौन कौन सताते थे? हाथी और तिरिच। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो लेखक को सपने में बोलने और चीखने की आदत थी। अगला प्रश्न, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? तो जब वे गांव से शहर जा रहे थे ना, तो ट्रैक्टर से ही गए थे और वे उतरे थे मिनर्वा टॉकीज के पास। अगला प्रश्न है, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? यानी किस अस्त्र से वह अपने सपने में बच जाया करते थे? वह अस्त्र था आवाज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो लेखक के पिताजी दरअसल एक अदालत की पेशी थी, अदालत में उनकी पेशी थी, कोई सम्मन आया हुआ था और यह तीसरा सम्मन आ गया था, इसलिए शहर जाना बहुत ज़रूरी था। तो वो ही गए थे अदालत की पेशगी में, अदालत में पेशी थी। ठीक। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो यहाँ पर यह जो ऑप्शन दिया हुआ है डी ऑप्शन, ये थोड़ा गलत दिया हुआ है। इन तीनों में से हमें छांटना है। तो दरियाई घोड़ा उन्होंने लिखी है, पीली छतरी वाली लड़की ये भी उनकी रचना है, वारिस उन्होंने नहीं लिखी है, तो वारिस हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? किस रोग से वे ग्रसित थे लेखक के पिताजी? कब? उनके बचपन में। तो उनको एपेंडिसाइटिस की शिकायत थी। अगला प्रश्न है, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था? यानी तिरिच कहानी में लेखक यहाँ पे होना चाहिए, लेखक के पिताजी का नाम क्या था? तो तिरिच कहानी में लेखक के जो पिताजी थे उनका नाम था राम स्वारथ प्रसाद। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेखक के पिताजी का नाम है राम स्वारथ प्रसाद। अगला प्रश्न है, कहानीकार तिरिच की लाश को जंगल में जलाने किसके साथ जाता था या किसके साथ गया था? कहानीकार जो है, जो लेखक है, वो तिरिच की लाश को जंगल में जलाने के लिए किसके साथ गया था? तो वे अपने दोस्त थानू के साथ गया था। तो इसका ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंडित रामावतार क्या थे? तो पंडित रामावतार ज्योतिष भी थे और वैद्य भी थे, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो पीली छतरी वाली तो उन्होंने लिखा है, पॉल गोमरा का स्कूटर भी उन्होंने लिखा है, और अंत में प्रार्थना ये भी उनकी कृति है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है टूटा हुआ पुल। टूटा हुआ पुल प्रकाश जी ने नहीं लिखा है। अगली कहानी है, अगला प्रश्न है, तिरिच कैसी कहानी है? तो तिरिच जो है ना, वह मिथकीय कहानी है, यानी कि अंधविश्वास की कहानी है। अगला प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? क्या तिरिच के काटने से, क्या धतूरे के जहर से, दुर्घटना से या मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से? तो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से उनकी मृत्यु हुई थी। कई बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं तिरिच के काटने से, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। ना तो तिरिच के काटने से और ना ही धतूरे के जहर से। सही ऑप्शन है मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से, यानी अधिक रक्त बह जाने से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए,
उदय प्रकाश का जन्म हुआ था यानी कब हुआ था? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो उन्होंने दरियाई घोड़ा लिखा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, दरियाई घोड़ा। अगला प्रश्न है, तिरिच क्या होता है? जंगली सांप, दरियाई घोड़ा, भेड़िया या विशाखा पर या जहरीला लिजार्ड? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा विशाखा पर जहरीला लिजार्ड। अगला प्रश्न है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? क्या वह उपन्यास है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा कहानी संग्रह। अगला प्रश्न, कहानीकार को यानी लेखक को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग स्वयं देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? आदर्शवादी कहानी, आदर्शोन्मुख कहानी, जादुई यथार्थपरक कहानी या बिंबात्मक कहानी? तो हमने सारांश में पढ़ा है कि तिरिच जो है वो जादुई यथार्थपरक कहानी है। अगला प्रश्न, तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? यानी कि संबंध तो लेखक ने कहा है कि शहर से भी है और दूसरे भय से भी है, लेकिन जो केंद्र में हैं इस कहानी के वो हैं कहानीकार के यानी लेखक के पिता। तो तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध कहानीकार के यानी लेखक के पिता से है। तो यहाँ पर समाप्त होता है ऑब्जेक्टिव सीरीज भी। इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर मैंने वही रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए और बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।